Hello friends, in this video we are going to discuss about lac operon, जो कि जीन रेगुलेशन के अंडर स्टडी किया जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्स। बेसिकली ट्वेल्थ ट्वेल्थ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लैक ओपेरन एंड जीन रेगुलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसके आगे लेवल पे भी ये टॉपिक हर जगह हमें देखने के लिए मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले कि हम जीन रेगुलेशन की बात करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन फंक्शन कैसे करता है। तो सपोज ये डीएनए पे जीन है। जब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सबसे पहले एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है। उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है एंड फाइनली हमें मैच्योर एमआरएनए मिलता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि 5' कैपिंग, पॉली ए टेल, इंट्रॉन रिमूवल। तो ये सारी चीजें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में आती है एंड फाइनली वी गेट अ मैच्योर एमआरएनए। ये मैच्योर एमआरएनए सेल साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो अपर्चर होते हैं उनमें से। वहाँ पे ट्रांसलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स एंड टीआरएनए, एंड एज अ रिजल्ट हमें प्राइमरी इनएक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलता है। उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग के बाद एक मॉडिफाइड एंड एक्टिवेटेड प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन किसी भी टाइप का हो सकता है, मे बी ये कोई एंजाइम हो या कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो या कोई फंक्शनल प्रोटीन हो। तो बेसिकली हमारी बॉडी में मोस्टली जो सारे फंक्शन होते हैं वो प्रोटीन ही कंट्रोल करते हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। ठीक है। तो अगर सपोज ये कोई एंजाइम है, और डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो एंजाइम है वो किस टाइप का एंजाइम है, बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ऑल द टाइम नीडेड होते हैं। सेल के जो कुछ प्रोटीन होते हैं जो ऑल द टाइम नीडेड होते हैं, जो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहते हैं सेल में, ऐसे प्रोटीन्स को हाउसकीपिंग प्रोटीन्स कहते हैं। और कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ओकेजनली प्रोड्यूस होते हैं व्हेनेवर एंड वेरेवर दे आर नीडेड। तो ऐसे प्रोटीन्स को रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। तो उन रेगुलेटरी प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, अ, ये है हमारा बेसिक टॉपिक, जीन रेगुलेशन। तो अगर मुझे सपोज ये कोई रेगुलेटरी प्रोटीन है, और अगर इस प्रोटीन का प्रोडक्शन अभी स्टॉप कराना है, तो इस प्रोटीन का प्रोडक्शन बहुत सारे लेवल पे स्टॉप हो सकता है। या तो ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो, एमआरएनए ही नहीं बने। ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो उसका ट्रांसलेशन ना हो, और ट्रांसलेशन भी हो जाता है तो फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस उसमें ना आए। तो टोटल 3 लेवल होते हैं जिन पे प्रोटीन के प्रोडक्शन को रेगुलेट किया जा सकता है। सो जीन रेगुलेशन बेसिकली 3 लेवल्स पे हो रही है: ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल, ट्रांसलेशनल कंट्रोल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये जो जीन रेगुलेशन होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बिल्कुल भी सेम नहीं होता। दोनों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के चैलेंजेस, लाइफ चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, लाइफ प्रोसेसिंग अलग अलग होती है। तो obviously we cannot compare the gene regulation of a prokaryotic and a eukaryotic cell. So here in this video we are going to discuss the gene regulation of prokaryotic cell only. So whatever I will discuss here, it is all about the bacteria, and mostly the model bacteria, that is E. coli. सो बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन रेगुलेशन होता है, उसकी बहुत सी मैकेनिज्म हो सकती है। जैसे कि जो जीन रेगुलेशन है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो एंजाइम रेगुलेट किया जा रहा है वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या एनाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टी स्टेप कैटाबॉलिक सिस्टम में जिस मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होता है, उसकी अवेलेबिलिटी ये डिटरमाइन करती है कि एंजाइम सिंथेसिस शुड टेक प्लेस और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, लैक ओपेरॉन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि लैक ओपेरॉन का फंक्शन होता है लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म। लैक्टोज डिग्रेड होती है टू फॉर्म ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो अगर लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली जो एंजाइम है, लैक ओपेरॉन के एंजाइम्स हैं, उनके प्रोडक्शन की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो लैक्टोज की प्रेजेंस इस बात पे डिपेंड करेगी कि वेदर दोज एंजाइम शुड बी प्रोड्यूस्ड और नॉट। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है
तो उसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम भी प्रोड्यूस होने चाहिए। अगर लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है तो उसके डिग्रेडेशन के लिए जो एंजाइम्स की जरूरत है उनकी भी जरूरत, जो एंजाइम्स है उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। तो मोस्टली जो मल्टी स्टेप कैटाबॉलिक सिस्टम होता है उसमें जिस मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन होना है उसकी अवेलेबिलिटी ये डिटरमाइन करती है कि एंजाइम सिंथेसिस शुड टेक प्लेस और नॉट। On the other hand, in an anabolic process, the final product is often the regulatory factor. So, जैसे कि टीआरपी ओपेरोन, ट्रिप्टोफेन ओपेरोन, तो ट्रिप्टोफेन ओपेरोन में ट्रिप्टोफेन इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो उसकी प्रेजेंस ये डिटरमाइन करेगी कि अगर ट्रिप्टोफेन ऑलरेडी सेल में प्रेजेंट है देन ऑब्वियसली ट्रिप्टोफेन के रीसिंथेसिस की कोई जरूरत नहीं है। तो उस केस में ट्रिप्टोफेन ओपेरोन जो है वो फंक्शनल नहीं होगा। लेकिन अगर सेल में ट्रिप्टोफेन की स्कैरिसिटी है, at that time tryptophan is needed inside the cell, so obviously the tryptophan operon will be working. So the gene regulation mechanism at transcriptional level is of two type: negative control and positive control. Negative control is again could be divided into inducible operon and repressible operon. Inducible operon में सेल में एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि ओपेरॉन को फंक्शनल होने से रोकता है, और जो इंड्यूसर होता है वो उस रिप्रेसर मॉलिक्यूल का एंटागोनिस्ट होता है, उस रिप्रेसर मॉलिक्यूल को इनहिबिट करता है, एंड देन ट्रांसक्रिप्शन इज कंटिन्यूड। सो इंड्यूसिबल ओपेरॉन ऐसे ओपेरॉन होते हैं जिसमें एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल आता है टू इंड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपेरॉन। रिप्रेसिबल ओपेरॉन में जो प्रोडक्ट होता है वो को रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है और वो ओपेरॉन को रिप्रेस करके रखता है। ठीक है, तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन का जो एग्जांपल है लैक ओपेरॉन है, और रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एग्जांपल है हिस्टेडिन ओपेरॉन। वहीं अगर हम पॉजिटिव कंट्रोल की बात करें तो पॉजिटिव कंट्रोल भी हम दो टाइप से, पॉजिटिव कंट्रोल के दो एग्जांपल है, अच्छे एग्जांपल है। एक तो कैप सी एम पी इफेक्ट इन लैक ओपेरॉन, तो एंड एक ट्रिप्टोफेन ओपेरोन, ये दोनों पॉजिटिव कंट्रोल के एग्जांपल हैं। कोई भी जो सिस्टम होता है उसमें नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। हो सकता है कि कोई कोई सिस्टम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल फॉलो करता हो। लैक ओपेरोन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जीन रेगुलेशन में अदर लेवल्स हैं: ट्रांसलेशनल कंट्रोल एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट लैक ओपेरोन। सो ये लैक ओपेरोन का जनरल स्ट्रक्चर है। लैक ओपेरोन में लैक ओपेरोन ये सबसे पहली बात तो ओपेरोन होता क्या है। ओपेरोन उस पूरे जीन सेगमेंट, उस पूरे डीएनए सेगमेंट को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे जीन एक संग प्रेजेंट होते हैं, और प्लस उनके ऑपरेटर और उनके ऑपरेटर उस उनके संग प्रेजेंट होते हैं, और इन सब जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होता है इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। ठीक है, तो ये लैक ओपेरोन जो कि लैक्टोस ओपेरोन की शॉर्ट फॉर्म है, ये लैक ओपेरोन है पूरा। इस लैक ओपेरोन में ये तीन जीन्स हैं, फंक्शनल जीन्स हैं, जिसमें से जो लेक जेड होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। लेक वाई जो गैलेक्टोसाइड परमीज फॉर्म करता है, और लेक ए है वो थायोगैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये लेग जेड, लेग वाई, लेग ए तीनों एक संग ट्रांसक्रिप्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलीसिस्टोनिक लेग एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए वो एमआरएनए होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा जीन्स के ट्रांसक्रिप्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ में इसके साथ में ही एक ऑपरेटर रीजन होता है, जो कि ये ऑपरेटर रीजन ऑपरेट करता है अ, कि ट्रांसक्रिप्शन हो या ना हो। किसी तरीके से ये जो ऑपरेट रीजन है वो कंट्रोलिंग रीजन है। कंट्रोलिंग ऑफ व्हाट? कंट्रोलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर हमें सबको पता है कि हर ट्रांसक्रिप्शन में हर जीन का एक प्रमोटर होता है। ठीक है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच होता है, और प्रमोटर से थोड़ा पहले एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट होती है।
ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेटर आके अटैच होता है जो कि इस पूरे लैक ओपेरॉन को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव मैकेनिज्म वाली जो साइट है, जो पॉजिटिव कंट्रोल है लैक ओपेरॉन का, वो वाली साइट है ये एक्टिव बाइंडिंग साइट। ठीक है। इस लैक ओपेरॉन से थोड़ा पहले एक जीन होता है रिप्रेसर जीन, जो कि लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, पर इस जीन का जो प्रोडक्ट है रिप्रेसर, वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है दैट ट्रांसक्रिप्शन शुड टेक प्लेस और नॉट। ठीक है। So let's see how this repressor control the transcription of lac operon. सो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब एनवायरनमेंट में लैक्टोज नहीं है, अब जैसा कि हमें पता है कि जब एनवायरनमेंट में लैक्टोज नहीं है तो उस समय में लैक ओपेरोन के फंक्शनल होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लैक्टोज ही नहीं है तो लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म क्या होगा, लैक्टोज से ग्लूकोज और लैक्टोज कैसे प्रोड्यूस होंगे, जब इनिशियल प्रोडक्ट ही नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। तो इसीलिए जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है एनवायरनमेंट में, उस समय ये नॉर्मली जो रिप्रेसर जीन है ये रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है, और ये रिप्रेसर जाके इस ऑपरेटर रीजन पे अटैच हो जाता है, और ऑपरेटर रीजन पे अटैच होने के बाद ये ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही ये ऑपरेटर को ब्लॉक करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि प्रमोटर पे अटैच है, उसकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है, वो मूव नहीं कर पाता, या तो वो मूव नहीं कर पाता या तो वो प्रमोटर से अटैच ही नहीं हो पाता। ठीक है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट टेक प्लेस, सो ऑपरेटर इज ब्लॉक्ड बाय द रिप्रेसर प्रोटीन एंड एज अ रिजल्ट नो ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस. So that's how the repressor protein control the transcription of the lac operon. नेक्स्ट है कि जब एनवायरनमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या। तो अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसका कैटाबॉलिज्म भी होगा, और अगर उसका कैटाबॉलिज्म होना है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइड परमिएज और थायोगैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज तीनों की जरूरत पड़ने वाली है। उस समय में लैक ओपेरोन का फंक्शनल होना जरूरी है। तो उस समय में क्या होता है, कुछ लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होती है। एलोलैक्टोज रिप्रेसर के संग बाइंड होती है। ये जो बाइंडिंग होती है एलोस्टेरिक बाइंडिंग होती है, मींस अदर देन कैटालिटिक साइट। ठीक है। और ये इसको इनएक्टिवेट कर देती है, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देती है। इस प्रोसेस को एलोस्टेरी कहते हैं। जब एंजाइम हम पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी एंजाइम का एलोस्टेरिक इनहिबिशन हम पढ़ते हैं। एलोस्टेरिक इनहिबिशन वो होता है जब किसी एंजाइम की कैटालिटिक साइट के अदर देन किसी और साइट पे कोई मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाए और वो उस प्रोटीन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाए, उस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से वो एंजाइम अपनी कैटाबोलिक एक्टिविटीज रिड्यूस कर दे। ठीक है। तो रिप्रेसर के संग एलोलैक्टोस एलोस्टेरिक इनहिबिशन एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाती है और उसको इनहिबिट कर देती है। एज अ रिजल्ट ये रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर पे जाके अटैच नहीं हो पाता, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्लियर रास्ता मिल जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मूव करता है तो पॉलीसिस्टोनिक लैक एमआरएनए बनता है। पॉलीसिस्टोनिक लैक एमआरएनए बनता है तो फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन तीन प्रोटीन मिलते हैं, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि एक एंजाइम है जो हेल्प करता है लैक्टोज के ब्रेक डाउन में इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोसाइड परमिएज का फंक्शन होता है टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन सो दैट मोर एंड मोर लैक्टोज कैन बी इनटेक। एंड थायो गैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज का भी फंक्शन लैक्टोज के डिग्रेडेशन में हेल्प करना है, बट इट हेल्प्स इन इनडायरेक्ट वे। द नेक्स्ट केस इज कि इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज, तो अगर एनवायरनमेंट में ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं, उस केस में क्या होगा। सी, लैक्टोज जो है बैक्टीरिया यूज करता है टू फॉर्म ग्लूकोज, क्योंकि लैक्टोज ब्रेक होता है इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर अब बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल ही रहा है तो व्हाई it will use its energy, it will use its cell energy to degrade more and more lactose। ऑलरेडी जब ग्लूकोज अवेलेबल है तो उस समय में लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। एट दैट टाइम ऑल्सो द लैक ओपेरोन विल नॉट बी फंक्शनल even if lactose is present,
पर ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से भी लैक ओपेरोन जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। वो कैसे? तो पीछे एक बार पीछे वाली स्लाइड पे देखते हैं। तो ये पीछे ये वाली स्लाइड है, ये शो कर रही है कि लैक ओपेरोन जब फंक्शनल होता है तो उस समय रिप्रेसर मॉलिक्यूल इनएक्टिवेट हो चुका होता है बिकॉज ऑफ एलोलैक्टोज। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आपको दिख रहा होगा, कैप सी एम पी। ये कैप सी एम पी क्या है? तो ये कैप सी एम पी एक कॉम्प्लेक्स है ऑफ कैप प्रोटीन एंड साइक्लिक एएमपी। ठीक है, कैप प्रोटीन जो होता है CRY जीन, एक अलग जीन होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। और कैप और CAMP दोनों ही लैक ओपेरोन की फंक्शनिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कैप और CAMP दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाकर एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट पे जब ये अटैच होते हैं तो इनकी अटैचमेंट की वजह से ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये प्रमोटर पे अच्छी तरीके से बाइंड होता है और इसकी मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है। ठीक है, लेकिन जब एनवायरनमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो ग्लूकोज की प्रेजेंस की वजह से एनवायरनमेंट में CAMP के लेवल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डाउन चले जाते हैं। ग्लूकोज और CAMP के लेवल में इनवर्स रिलेशनशिप है। व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर हाई, CAMP levels will be low. When glucose levels are low, CAMP levels will be high. ठीक है, ऐसा क्यों है? ये जो मैकेनिज्म है ये अभी भी ठीक से अंडरस्टूड नहीं है, पर ग्लूकोज डायरेक्टली CAMP लेवल्स को कंट्रोल करता है। तो जब एनवायरनमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होगी, जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज होगा, तो उस केस में CAMP लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाएंगे। और CAMP लेवल लो होने की वजह से कैप CAMP प्रोड्यूस नहीं होगा। कैप CAMP एक एनहांसर की तरह वर्क करते हैं जो कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम को प्रमोटर पे अच्छी तरीके से बाइंड होने में हेल्प करते हैं। अब जब कैप CAMP कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से अटैच ठीक से नहीं हो पाएगा और उस केस में या तो बहुत लो ट्रांसक्रिप्शन होगा, बहुत कम अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, या फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। सो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन और वेरी लिटिल ट्रांसक्रिप्शन in the absence of the enhancer molecule, that is CAMP cap complex. So that's how cap CAMP positively affect the lac operon. When this enhancer molecule is present, the lac operon is functioning like here. So when this molecule is present, the lac operon is functioning. When this molecule is not present, so the lac operon will not be functioning. So this is the positive regulatory mechanism in the functioning of lac operon. ठीक है, तो लैक ओपेरोन में हमने दोनों तरीके की फंक्शनिंग डिस्कस की। नेगेटिव रेगुलेशन बाय द रिप्रेसर मॉलिक्यूल, जिसे लैक्टोज इन द फॉर्म ऑफ एलोलैक्टोज इनएक्टिवेट करती है, और एलोलैक्टोज एज अ इंड्यूसर वर्क करती है। एंड इन पॉजिटिव रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ कैप CAMP मॉलिक्यूल विच act as the enhancer molecule whose presence make the lac operon working and whose absence make the lac operon dysfunctional. नेक्स्ट है लास्ट, ट्रांसलेशनल कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरोन। तो लैक ओपेरोन ट्रांसलेशनल कंट्रोल का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। किस तरीके से कि ये जो तीन एंजाइम बन रहे हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है लैक ओपेरोन के, कौन कौन से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइड परमिएज एंड गैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज। ये तीनों इक्वल अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होते हैं, रादर ये प्रोड्यूस होते हैं 1:1/2:1/5, reflecting their respective location relative to the 5' operator end of the polycystonic mRNA in which they are coded. तो 5' ऑपरेटर एंड से जीन जितना ज्यादा दूर है उसका उतना ही कम ट्रांसलेशन होता है। Thus, there is a polarity gradient within the polycystonic mRNA that reduce the probability of cystone translation as a function of its distance from 5' end. So it is hypothesized that ribosome attached to different starting point ribosome binding site along the polycystonic mRNA at different rate as reflected by the relative amount of 3 protein synthesized. तो अलग अलग रेट से ये राइबोसोम ये जो तीन प्रोटीन है वो सिंथेसाइज करते हैं।
So I hope you like my video. So if so, then please subscribe to my channel, press the bell icon, and we are also on Instagram and Facebook, so like our pages over there. And for more, visit the website www.learnsciencesonline.com. Let's learn online. Thank you.